गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। सभी लोग अपना कैमरा को जो है ऑन कर लीजिए। क्लास वह स्टार्ट हो गई है। सबसे पहली बात कि आज हाँ, सभी को पता है कि आज हम लोग 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है बेसिक तौर पर खास तौर पे इस काम को हम जो देखेंगे कि अभी जो मेरे पास समय है, जो आप लोगों को मैंने मेंटरशिप के खास टाइम में आपको लोगों को जो दिया हुआ था कि किस तरीके से आपका टाइम फ्रेमिंग होना चाहिए, उस टाइम फ्रेमिंग को ध्यान में रखते हुए आज हम जो रिसेंटली 68 नाइन्थ के जो पेपर हुए हैं, उस पेपर को और 68th के पेपर को, दोनों को मेंस के पेपर को हम लोग तुलना करके देखते हैं कि क्या 70वीं का जो मेरा एग्जाम होने वाला है, वो एग्जाम में क्या हम सीख सकते हैं। दूसरी बात, ये तो मेंस के स्तर पे हुआ। दूसरी बात, प्री के स्तर पर भी जो 68th के पेपर हुए, 69th के पेपर हुए और अब जो आगामी होने वाला है, उन चीजों को लेकर के देखेंगे। साथ में हम लोग का रहेगा क्या कि जैसे हम जो पेपर कर रहे हैं, उसमें कुछ हम टॉपिक करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा आंसर राइटिंग इतने बेहतरीन ढंग से हो सकता है जिसका हम लोग को अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके। और जिस प्रकार कहा जाता है, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था सभी लोगों को कि सभी के पास कंटेंट होते हैं ऑल ओवर। मतलब ये होता है कि आप अपने कंटेंट को सही तरीके से परोसते कैसे हैं। वही परोसने की कला मैंने कुछ बताया था पहले। आज हम उस और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपका और कंटेंट क्या हो, और साथ में ये भी देखेंगे कि आप अपने कंटेंट को और कितना बेहतर रीच कर सकते हैं। सभी के पास कंटेंट होते हैं, ठीक है। काजल, कोमल, जो भी और स्टूडेंट्स हैं, नवीन, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। अगर कैमरा नहीं ऑन कर पाएंगे तो हमको यहाँ से कह करके रिमूव करवाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास की मैंडेटरी है कि कैमरा ऑन करना पड़ेगा आपको। चलिए, हम आपके साथ अब जो है नए, अब जो मेन आपको बता ही दिया कि मेंस के लिए अभी डेडिकेटेड हम काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से हम एक एक चीज को आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। चलिए, अब बात आती है क्या कि सबसे पहली बात, आपके साथ स्क्रीन आ गया होगा। हम लोग जो बेसिक तौर पे आप जानते हैं सभी कि हम जो काम करने वाले हैं, वो मेरा काम क्या होगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, आज बेसिक तौर पे मैंने आपको क्या बताया था कि खास तौर पे मेरा जो है एक मिनट, 70वीं बीपीएससी के लिए जो है मेंस का मैंने आप लोग को टाइम शेड्यूल बता दिया था कि मेरा टाइम शेड्यूल कैसा रहेगा। सभी को टाइम पता है ना? राकेश, आपको तो मैंने सारे टाइम टेबल पता है, टाइम के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, ठीक है। आप टाइम के अकॉर्डिंग काम कर रहे होंगे। जनवरी से लेकर के मैंने आपको कुल मिलाकर के सितंबर तक जो आपका क्या टाइम फ्रेमिंग रहेगा 2024 तक आप काम कर रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैंने आपको बता दिया था कि कंटेंट के स्तर पे किस तरीके से जो है काम करना है, उसके लिए भी मैंने बता दिया था। आज वही बताएंगे कि जो आपके रिसेंटली 2-4 दिन पहले जो आपका एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम 69th का, उसको पेपर को देखिए। वो पेपर देखने से क्या आपके पास अनुभव आते हैं। जैसे मान लिया जाए, मैंने आपको उसी दरमियान मैंने बताया था कि जो मेंस के लिए जो 3 पेपर है मेरा, वो 3 पेपर के लिए जो खास तौर पे काम करने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए पेपर 1 हो गया जीएस पेपर का, ठीक है। ये आपका जीएस पेपर 2 हो गया और एसए वाला पेपर हो गया, ठीक है। तो एसए वाला पेपर के, तो इसमें आपको सभी को पता है सेक्शन के बारे में, ठीक है। हम एक एक सेक्शन पर भी बात कर लेंगे अभी क्वेश्चन को लेकर के कि आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन आने वाला आया है रिसेंट में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे 69th का पेपर का। क्या समीम साहब आप क्वेश्चन देखे हैं?
आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। पॉलिटी हो गया, इधर इकोनॉमी प्लस आप जानते हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, और एक तरफ साइंस टेक सा क्वेश्चन आ जाता है। समीम साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, माइक को देख लीजिए एक बार। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। तो हम हाँ 69 का नहीं देखे हैं सर। बिल्कुल, हम अभी आपके 69 सामने में, का अभी आपके क्वेश्चन नहीं सामने है। में जो है, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आया और आपका किस तरीके से चलना चाहिए, उस पर भी हम बात कर लें। जैसे मान लिया जाए 3 पार्ट आप देख लिए। अब बात आता है क्या सर, कि पेपर 1 जो मेरे पास, क्योंकि मैं डायरेक्टली, मेरा विश्वास, मेरा मानना होता है, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि किसी अन्य क्वेश्चंस को हम बेस देने से ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट आपको जो है, हम उस क्वेश्चन पे बात करें जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उस क्वेश्चन को आप देखने की कोशिश कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उससे क्या होता है कि खास तौर पे आपको लगता है कि हाँ, वही क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आए हैं और आगामी हमारे कुछ मित्रों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब बात आता है कि हम अगर एग्जाम्पल स्वरूप हिस्ट्री वाला पार्ट को लेकर के देखें, शुरुआत हम हिस्ट्री से कर देंगे। तो हिस्ट्री जैसे जैसे एक मेरा होता चला जाएगा, हिस्ट्री होगा, फिर मैंने करंट के लिए बता दिया था, फिर डीआई का पार्ट का पॉलिटी वाला सेक्शन, इसी तरीके से हम आगे सो on बढ़ते चलेंगे। तो हिस्ट्री वाला में देखेंगे आप, तो देखिए बेसिक तौर पे आप ना कुछ नोट करते चलिए, जो इंपॉर्टेंट जो है, आप उसको एक बार नोट कर लीजिए, कि जिससे कि आपको लगना चाहिए रिपीटेड जो हो रहा है पैटर्न, उसको देखिए। आप अगर विद्रोह को देखिए, आप अगर मान लिया जाए ओवरऑल विद्रोह को देखिए, तो आप जानते हैं कि विद्रोह में क्या क्या है। एक संथाल विद्रोह हो जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह हो गया। ठीक है, संथाल विद्रोह के बाद अगर देखें तो मुंडा विद्रोह हो जाता है। ठीक है, संथाल विद्रोह से क्वेश्चन आता है, मुंडा विद्रोह से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आप अगर जस्ट अगर देखिए आगे बढ़ करके, तो कला से भी क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, कला से कंटिन्यू जी। क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, पटना कलम हो गया। ठीक है, पटना कलम कला हो गया। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग से इस तरीके से क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन एक बार तैयार करके रखना चाहिए। मधुबनी पेंटिंग हो गया, मधुबनी कला। अगर आप देखें तो मधुबनी के बाद पटना कलम हो गया। अब उसके बाद कई सारे और जो मौर्य कला से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, मौर्य कला से क्वेश्चन आ गया। मंसा। हाँ, बोलिए। हाँ, अगर उसके बाद आप अगर कंटिन्यू देखेंगे तो इस प्रकार से कंटिन्यू, जैसे पटना कलम आपको बता दी। अच्छा, कुछ विद्रोह को लेकर के अगर बात करेंगे तो आप मेन उठा लेंगे, तो 1857 का मैंने उस दिन भी बात किया था। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो है, क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आप जानते हैं चंपारण से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चंपारण से क्वेश्चन आ जाता है, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड। चंपारण सत्याग्रह से हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो आप जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन ले लीजिए, या उससे पहले असहयोग आंदोलन ले लीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन ले लीजिए। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो सविनय अवज्ञा हो गया आपका। उसके बाद यदि आप देखें तो आप भारत छोड़ो आंदोलन ले लीजिए। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। अब इसके बाद आप कहेंगे कि सर इससे ज्यादा और क्वेश्चन क्या हो सकता है, हम आपको एक बेसिक तौर पे इंपॉर्टेंट थीम्स बता रहे हैं। अब हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। यदि उसके बाद देखिए शिक्षा को लेकर के, तो बिहार में पाश्चात्य शिक्षा पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद दर्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है। आप जानते हैं कि दर्शन से भी कंटिन्यू क्वेश्चन अब बनते चला गया है। ठीक है, अब बिहार में जैसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर के। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद से क्वेश्चन आपका आ गया। उसके बाद आप देखेंगे तो कंटिन्यू इन इन चीजों पर हम लोग बात कर ही लिए। अब देखेंगे फिलोसफिकल जो आप कहेंगे तो दर्शन से क्वेश्चन आ जाता है, गांधी दर्शन हो गया, गांधी दर्शन हो गया।
ठीक है? जब गांधी दर्शन अगर हो जाता है तो रवींद्रनाथ टैगोर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। रवींद्रनाथ टैगोर का जो है राष्ट्रवाद क्या था? राष्ट्रवाद पर व्यक्तिगत उनका विचार क्या था? ठीक है? तो यहां से भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। नेहरू दर्शन, अब देख लीजिए नेहरू का विचार, नेहरू से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेहरू का खास करके भारत में जो उनका क्या-क्या खासकर राष्ट्रीय आंदोलन में क्या-क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका क्या फिलॉसफिकल विचार रहा है, उस पर भी कंटिन्यू क्वेश्चन बनते रहा है। ठीक है? रवींद्रनाथ टैगोर हो गया, गांधी हो गया और अंततः अभी देखेंगे तो पटेल को लेकर के भी, सरदार पटेल को भी लेकर के जो है आपको ध्यान में कुछ कंटेंट तैयार करके रखना चाहिए। ये तो बात हुआ कि ओवरऑल तैयारी के स्तर पे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और कितने चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने है। ठीक है? सभी लोग आप अपने कैमरा ऑन रखिएगा। ठीक है? प्रशांत जी, रविंद्र जी जो भी हैं, आप कैमरा ऑन रखिए सभी लोग। ये आपको मैं बता दूं नए जो लोग क्लास में आए हैं, ये 17वीं बीपीएससी का जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम है। इसी के अंतर्गत जो है क्लास चलता है और अभी आज खास तौर पे 68th और 69th के जो पेपर हुए हैं, उसके एनालिसिस और 17वीं के लिए जो है किस तरीके से काम होगा, करना चाहिए। अभी जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है, उस टाइम के दौरान उस पर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं, ये 1 टू 1 सेशन के अंतर्गत। ठीक है? चलिए, अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। सबसे पहले मैं आपको आज पेपर दिखा रहा हूँ कि आप देखिए कि आपके पास जो पेपर हुआ है, ये पेपर देखिए। ये पेपर खास तौर पे पेपर किसका है? ये 69th के पेपर है। ये 69th का पेपर है बीपीएससी मेंस का, जो आगामी आपको पता है कि 4 तारीख को पेपर हुआ है। कितने तारीख को हुआ है पेपर? 4 जनवरी को पेपर हुआ है। ठीक है? 2024 को। यानी कि आप देखें तो आज जैसे 10 तारीख है तो 6 दिन पहले भी पेपर आपका हुआ है ये। अब देखिए खास तौर पे इसमें जो प्रश्न आए हैं, ये प्रश्न जो मैं अभी बताया हूँ, अब उस दायरे को टच करने की कोशिश करना है। आप जानते हैं कि ये 300 मार्क्स में होता है, सभी को पता है। खंड 1, खंड 1 में देखिए क्या है। अब देखिए, यहाँ पर एक-एक चीज़ करके देखिए। जो आप जानते हैं कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे, ए, बी, सी, डी, ई। यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन क्या है? कंपल्सरी है। जो आपको 5 के 5 क्वेश्चन क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। ठीक है? अब देखिए आप कहेंगे, हाँ, आप कहेंगे कि सर ये अगर मान लिया जाए 38 मार्क्स का टोटल होता है। कितना मार्क्स का होता है? 38। 38 मार्क्स का। आप कहेंगे 38 में डिवाइड कर दिया गया है। ये पहला अगर सॉल्व करते हैं तो 8 मार्क्स, 8 यानी 8 त्रिक 24 ये हो गया और 7 दूनी 14 ये हो गया। ठीक है? हाँ, तो 8 त्रिक 24, 7 दूनी 14, कुल मिलाकर के 38 नहीं 34 होगा तब। 4 नहीं, नहीं, ठीक ठीक है, 38 है, बिल्कुल ठीक है। 38 आपका हो गया। तो अब बात आता है क्या सर? अब देखिए जो मैं आपको बताया हूँ, ये दरअसल प्रश्न जो पहला आप देख रहे होंगे इस बार, ये प्रश्न को देखिए। आपको इस प्रश्न को देखने से समीम साहब क्या लग रहा है कि ये पॉलिटी का प्रश्न है? ये पहला प्रश्न क्या दिख रहा है? भारतीय परीक्षा अधिनियम का ही है। लग रहा है पॉलिटी, लेकिन ये इतिहास वाले में सेक्शन में आपसे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है? तो किस प्रकार से प्रश्न आपके किधर ओवरलैप करेगा ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप जानते तो हैं ही ना कि इतिहास में कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो खास तौर पे जो इतिहास में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाए गए कानून थे, वो कानून क्या हुआ? वो कानून जो है कई बार आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और इतिहास में भी पढ़ते हैं। ठीक है? वही चीज़ को लेकर के, हाँ, वही चीज़ को लेकर के बातचीत किया गया है। अब देखिए, अब हम उस पर आ जाते हैं। दूसरा मैंने अभी क्या बोला? संथाल विद्रोह बोला। संथाल विद्रोह आपके सामने में लिखा हुआ है। अच्छा, आप कहेंगे कि सर 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन में मैंने शब्द को लेकर के भी मैंने ज़िक्र कर दिया था कि आप कितने लिखेंगे। शब्द को लेकर के भी मैंने बता दिया है। अब फिर भी मैं बताऊँगा कि आपको कितने कंटेंट अपने आप में तैयार रखना चाहिए। जस्ट अभी मैंने बोला चंपारण सत्याग्रह से क्वेश्चन है। आपके सामने में चंपारण सत्याग्रह आ गया। ये प्रॉपर अगेन मैं बता दूं सभी को कि 69th का पेपर है, जो आगामी 4 दिन पहले 6 दिन पहले हुआ है पेपर। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये अभी जस्ट मैं बोला हूं मौर्य कला की कला और वास्तुकला, यानी आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। यहां से आपके पास क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है प्राचीन काल में पूर्वी भारत के गुफा चित्र को लेकर के। ठीक है? गुफा चित्र को लेकर के क्वेश्चन है। गुफा चित्र को लेकर के है क्वेश्चन। तो गुफा चित्र आप जानते हैं कि गुफा चित्र आपके पास दिमाग में जब ही आने से क्या होता है, 2-3 बातें दिमाग में आया होगा। अजंता, ठीक है?
अब आया होगा अजंता की गुफा, आप जानते हैं, सभी लोग नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफा, ठीक है, एलोरा की गुफा। अब बात आता है, जब ये आप देखेंगे तो इसी प्रकार से कई ऐसे गुफा चित्र जो हैं जहां पर ओडिशा में भी है, ठीक है, ओडिशा में भी है गुफा चित्र। अच्छा, दूसरी बात, गुफा चित्र के बारे में देखेंगे तो आप जानते हैं कि बिहार में भी खासतौर पे गुफा से रिलेटेड क्या है, कई सारी चीजें हैं जहां पर विधि चित्र को लेकर के, प्रेजेंटेशन को लेकर के बात की जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब बात आता है क्या कि जब इन चित्रों को देख लेंगे तो आपके पास ये 5 क्वेश्चन में क्या सच में वर्तमान में सोचिए कि आपके पास कंटेंट है या नहीं, क्या आप लिख सकते हैं? आपको सोचना है, ठीक है, आपको यह सोचना है कि क्या आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सर। 5 में आप समझ लीजिए कि जितने क्वेश्चंस आपके पास है वो पांचों प्रश्न क्वेश्चन के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, जवाब देने में आप सक्षम महसूस करना पड़ेगा, आपके पास कंटेंट होने चाहिए, ठीक है। अब बात आती है बिल्कुल। कि अगर मान लिया जाए कंटेंट के स्तर पे, मैंने अभी जस्ट मैंने बताया है कि कंटेंट सभी के पास हो सकता है, लेकिन उसको और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए किन किन चीजों को, बारीकियों को मुझे ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको एक ऐसा जो माइंड मैप होता है, माइंड मैप का मतलब ये कह सकते हैं कि लंबे समय तक आपके दिमाग में वो जो चेतन मन में कैसे रहेगा लंबे समय तक, उन चीजों पर को लेकर के मैं अभी जस्ट बता रहा हूं आपको, देखिए, ठीक है। अब देखिए, आपने, अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपसे लूं, क्या है सिंपल एग्जांपल, संथाल विद्रोह को लेकर के हम बात करते हैं आपके साथ, ठीक है। अब संथाल को लेकर के देखिए, हम आपको जो बता रहे हैं, आप उसको नोट करते चलिएगा कि आपके पास कितनी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे आपके पास प्रश्न आ गया, आपको मैंने ये इन चीजों पर को लेकर के बात तो कर ही लिया हूं। अभी इतने जो बात किया उसको लेकर एक बार हम संथाल पर बात कर लेते हैं, संथाल विद्रोह, ठीक है, नोट्स करते चलना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न होता है आपके मन में आना चाहिए विचार। हाँ, अमन जी, कुछ आपके प्रश्न हैं, आप हैंड रेज कर रहे हैं, अगर नहीं तो अभी क्लास कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, बाद में हम लोग आपसे बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए कि संथाल विद्रोह आपके पास प्रश्न आया तो क्या तैयारी होना चाहिए। पहला जो तरीका है आपके पास जानकारी के स्तर पे होना क्या चाहिए, ये आप क्या करेंगे, भूमिका लिखते चलिए, क्या है, भूमिका तैयार करेंगे आप, ठीक है, भूमिका। उसके बाद आता है संथाल विद्रोह के बारे में कि संथाल विद्रोह का कारण क्या था, विद्रोह का कारण क्या है, विद्रोह का कारण। अब बात आता है सर कि विद्रोह के कारण को जब ये जिक्र आप करेंगे तो आपके पास दिमाग में आएगा, हम इसको यहां बढ़ा देते हैं, यहां आता है कि एक आता है तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालिक कारण क्या था। उसके बाद आता है कि संथाल विद्रोह का सामाजिक कारण क्या था। उसके बाद आता है सामाजिक आर्थिक कारण क्या था, ठीक है। और जब लिखेंगे तो इन चीजों को भी क्या करेंगे, रेखांकित करते चलना है। पॉइंट टू बी नोटेड, सभी लोग समझ रहे हैं रवि जी? हाँ, मतलब क्या करना है कि इसको रेखांकित कर देना। अब बात आता है कि अच्छा, दूसरी बात इसके साथ में आप देखेंगे तो अब और इसको और ये भी तो कर सकते हैं, इसका धार्मिक कारण भी तो था कि आखिर वो जो अपने धर्म परिवर्तन को लेकर के जो काम कर रहा था मशीनरी, आप जानते हैं कि 1813 वाले एक्ट में जो है खासतौर पर ब्रिटिशर्स ने अपने एक्ट बनाया था, जिसमें क्या था, ईसाई धर्म में जो परिवर्तन को लेकर के अपनी जो ईसाई आधिपत्य की जो विचारधारा थी उसको भारत में जो अधिरोपित कर रहा था, उसको लेकर के भी आप बात कर सकते हैं, विद्रोह का कारण। उसके बाद इसी में एक और रीजन बता सकते हैं आप कि ब्रिटिश कानून, क्या बोल सकते हैं, ब्रिटिश कानून, ब्रिटिश कानून को लेकर के भी हम लोग क्या थे कि असंतोष थी हमारे मन में कि आखिर भाई ऐसे कानून क्यों बना रहा है। दूसरी बात अब आता है कि जब इतने चीज आप इसको मेंशन कर देंगे तो अब बात आपके दिमाग में आ गया विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र, ठीक है, क्या आता है, विस्तार क्षेत्र, कि संथाल विद्रोह का विस्तार क्षेत्र कहां था। अब जानते हैं कि संथाल परगना कहां पे है, झारखंड में है, कहां है, झारखंड। झारखंड में है। तो आखिर आज ना झारखंड है सर, लेकिन जिस समय ये हो रहा था पहले उस समय तो एक ही क्षेत्र था। अब ये भी आपको पता है। अब बात है विस्तार क्षेत्र को देख लेंगे
तो अब इसकी बात आती है कि विशेषता, आखिर विशेषता को लेकर के मतलब कि संथाल विद्रोह विशेषताएं, संथाल विद्रोह के अंतर्गत जो है संथाली जो भी लोग थे, सिद्धू कानूचांद भैरव जो भी आप जानते हैं, खासकर उस दौरान के जो भी खास करके लोग थे, उस विद्रोह में उनकी भूमिका क्या रही, उनकी भूमिका भूमिका क्या रहा। ठीक है, अब जब ये समझ लेंगे तो अब एक बात आती है कि विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश द्वारा उठाया गया प्रभावी कदम। लिखिए, विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह को दबाने के लिए जो है, दबाने के लिए ब्रिटिश द्वारा, ब्रिटिश द्वारा जो है, ब्रिटिश द्वारा, एक मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग, थोड़ा सा एक मिनट कॉल आ गया है। ठीक है, ठीक है, कॉल कट गया है। चलिए, तो अभी क्या देखें कि ब्रिटिश को विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश द्वारा जो है अपना उठाया गया, क्या है, उठाया गया प्रभावी कदम। आप ये भी देख लेंगे प्रभावी कदम को। अब जब इतने चीजों को मेंशन कर देंगे आप, ठीक है, इतने चीजों को मेंशन आप कर देंगे, तब आपके पास लास्ट में आता असफलता का कारण। यदि हम कुछ स्तर पे देखें तो असफलता के कारण को लास्ट वाले में पॉइंट्स में क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे, असफलता का कारण, असफलता का कारण। ठीक है, असफलता के कारण को जिक्र कर देंगे और लास्ट में असफलता के कारण के ही साथ में आप क्या कर देंगे, डिस्कर्स को भी ऐड कर देंगे, डिस्कर्स को भी ऐड कर देंगे आप। ठीक है, कि लास्ट में आपने निष्कर्ष क्या देखा। इतनी बात को ध्यान में रखिए आप, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में आ गया। अब हम आते हैं, एक एक चीज को लेकर के भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आपके दिमाग में लग जाना चाहिए कि हम सर क्या किन किन चीजों को लेकर के बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मान लिया जाए एक विद्रोह को मैंने देखा, अब हम एक 1857 की क्रांति को लेकर के भी बात कर लेते हैं कि उसमें हम लोग को किस तरीके से जो है सो अपनी बात को रखनी चाहिए। 1857 की क्रांति, ठीक है, 1800, अच्छा, क्रांति से पहले एक बात और दिमाग में रख लीजिए कि आपके पास एक आर्ट एंड कल्चर से देख लेते हैं, कला से रिलेटेड काम कर लेते हैं। ठीक है, एक कला से रिलेटेड आप देख लीजिए, हम सारे एक एक बिंदु पर बात करेंगे आपके साथ, इत्मीनान से रहना कि एक एक बिंदु पर बात करने वाले हैं, जितनी बातें आपके दिमाग में चल रही है। अब आता है पटना कलम, जो अभी आपके पास कंटिन्यू प्रश्न आया है, पटना कलम से रिलेटेड, पटना कलम कला। ठीक है, एक मैंने विद्रोह आपको बता दिया, एक मैं कलम बता देता हूं, और एक मैं क्या करूंगा कि जो ऐतिहासिक घटनाक्रम से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको मेंशन कर देता। अब आपके पास सर क्वेश्चन आ गया ये पटना कलम, पटना कलम में सबसे पहले क्या जानकारी लेनी चाहिए आपको, सबसे पहला का जानकारी है उद्भव काल। क्या होगा, उद्भव काल, उद्भव काल। ठीक है, जब उद्भव काल को देख लेंगे तो उद्भव काल के संदर्भ में ही उसी समय क्या करना है आपको कि एक क्षेत्र मेंशन कर देना है, यानी विस्तार क्षेत्र। क्या लिखना है, विस्तार क्षेत्र। और जब भी एक बात और मैं बता देता हूं सभी को, एक बार ध्यान रखिएगा कि जब आप इन चीजों को मेंशन करते हैं ना, तो मैप का यूज करना है, मैप का यूज करना है। जैसे मान लिया जाए अगर आप कोई ऐसा चीज लिख रहे हैं जिसमें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में काम करने वाले हैं, तो भारत का मैप बना करके उस राज्य को केंद्रित कर देना है जिस राज्य में यह घटना हुई है। दूसरी बात, उसी के सन्निकट में एक और मैप बना देना है, बिहार का मैप, जिस बिहार के मैप में भी अपने आप को क्या करना है, एक सन्निकट में बना देना है, जिससे कि उसका रेखांकित चित्र बता दीजिएगा कि उस एरिया को लेकर के कि यहां पर जो है इस तरह की घटनाएं होती रही है। जैसे मान लीजिए विद्रोह से रिलेटेड क्वेश्चन आपने पढ़ा, तो मुंडा विद्रोह हो गया, तो मुंडा विद्रोह जानते हैं कि उसका केंद्र कहां रहा है, रांची में रहा है, रांची क्षेत्र में है। संथाल विद्रोह का संथाल परगना पता है आपको, ये भी पता है कि संथाल परगना कहां रहा है, तो संथाल परगना के बारे में भी पता है कि राजमहल की जो पहाड़ी है, वो राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र भी आपको ये जानकारी में है। अब हम चलते हैं कि उस मुद्दे पर हम और किस तरीके से स्टैंड ले सकते हैं। अब देखिए, जब आप ये देख लिए तो अब दूसरा बात आता है आपके दिमाग में सॉरी, कि सर पटना कलम का जो है विशेषताएं के अंतर्गत, विशेषताएं लिखेंगे, विशेषताएं लिखेंगे। अब ये विशेषता के अंतर्गत क्या क्या मेंशन हम कर सकते हैं, अब ये देखिए आप,
ये हम कर सकते हैं प्रकार। इसका क्या प्रकार था? कितना प्रकार का था? कलम का जो कला का जो सिलेक्शन कर रहे थे, वो कला का कितने प्रकार के कला होते थे? अब आता है महत्व इसका क्या है? महत्व क्या है? ठीक है? महत्व क्या है? अब महत्व तो जानते हैं कि कोई भी कला का क्या होता है? आर्थिक महत्व भी होता है। आज के डेट में अगर आपसे पूछा जाए मधुबनी पेंटिंग का क्या इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है कि नहीं? बताइए। मधुबनी चित्रकला का आप जानते हैं कि वर्तमान में आप देखे होंगे कि जो बिहार से जो गाड़ी चल करके न्यू दिल्ली आती है, वहां पर आप देखे होंगे कि ट्रेन के ऊपर जो है खासतौर पे कंपार्टमेंट के ऊपर क्या किया गया है कि उसके चित्र को चित्रकारिता के साथ रेखांकित की गई है। आप ये भी जानते हैं। ठीक है। तो आखिर जापान में भी इन चीजों को दिया जाता है, तो यही बात है, आर्थिक महत्व भी इसका है, उसमें रोजगार के साधन भी लगते हैं, तो इन चीजों को भी आपको क्या करना है, मेंशन करते चलना है। महत्व, मैं अब महत्व के बारे में बात करेंगे तो विषय वस्तु को बात करना है। क्या बात करना है? विषय वस्तु को लेकर के बात करना है। विषय वस्तु को बात करेंगे। उसके बाद इसमें देखेंगे प्रमुख कलाकार कौन कौन थे उस समय। क्या देखेंगे? प्रमुख कलाकार कौन थे। ठीक है। जब इन चीजों को बात कर लेंगे तो अब एक विशेषता में एक बात आता है, प्रमुख हड़ंग, जो मैंने आपको बोला अभी, प्रमुख हड़ंग को लेकर के बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे एकाएक याद आ गया तो मैं आपके लोगों के साथ जिक्र कर लेता हूं कि क्या होता था कि कला जब इसको लेकर के हम लोग बात करते हैं ना, कि मतलब रंग को लेकर के बात करते हैं, तो आप जानते होंगे कि गेरुआ रंग का नाम सुने हैं आप लोग। हाँ, गेरुआ रंग, तो गेरुआ रंग भी आप पढ़ेंगे इसमें कि किस प्रकार लाल कलर मिट्टी से जो है, मिट्टी के से जो है उस रंग को तैयार किया जाता है। लाजवर्त भी है आप लाल कलर को तैयार करने के लिए, तो ये सभी हम लोग अभी कला के संदर्भ में देखेंगे। दूसरी बात, एक रंग का जो है आप देखे होंगे खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं कि जो चावल को जो है, चावल को क्या कर किया जाता है कि मतलब उसको गाढ़ा बना करके भी रंग के रूप में उपयोग किया जाता है खास तौर पे। ठीक है? तो हरा उसको रंग को जो है सर, हाँ, वृक्ष के छाल एवं पत्ते से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी हम उसको बात करेंगे ना, तो और डिटेल तरीके से बात करेंगे कि किस तरीके से कौन-कौन कलर का यूज़ करते हैं अभी। अब देखिए, हम जब ये देख लेंगे, तो अब बात आता है कि सर और क्या करना चाहिए मुझे? तो पटना कलम के अंतर्गत तीसरा जो विशेषता आप बताएँगे, इसके प्रभाव को लेकर के। क्या बताएँगे? प्रभाव को लेकर बताएँगे। प्रभाव में क्या बताएँगे सर? मैंने जस्ट बोला अभी, क्या होता है? सामाजिक प्रभाव होता है। सामाजिक के बाद क्या होता है? आर्थिक प्रभाव। अभी जस्ट बोला हूँ ना कि आर्थिक प्रभाव भी तो है पटना कलम का। उसके बाद आता है कलात्मक प्रभाव प्रभाव है। कलात्मक प्रभाव ही है। ठीक है। आप जानते हैं कोई भी पेंटिंग को आप अगर बेचते हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है, आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं। ठीक है। कलात्मक प्रभाव ये आपके नाम से वो जाना जाता है। ठीक है। अब उसके लिए आप पेटेंट करवा सकते हैं। अब बात आता है कि सर पटना कलम जो मान लिया जाए इतना बेहतर था, तो फिर इसका पतन का कारण क्या क्या है? क्या वर्तमान में पटना कलम चर्चित है? क्या उसकी उपयोगिता उतनी है जितनी कि मधुबनी पेंटिंग की है? आखिर नहीं है। तो नहीं है तो क्यों नहीं है? उस पर अब हम लोग बात करते हैं पटना कलम के पतन के कारण। तो पतन में क्या कौन-कौन कारण आपके सामने दिख रहा है? एक राजकीय प्रश्रय को लेकर बात कर लेंगे। क्या बात करेंगे? राजकीय प्रश्रय को लेकर बात करेंगे। उसके बाद व्यक्तिक कारण भी हम प्रश्रय देखेंगे। ठीक है? व्यक्तिक प्रश्रय भी देख लेंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि राजकीय प्रश्रय का मतलब यह हुआ कि उस समय के राजा महाराजा जो थे, क्या इस पटना कलम को संरक्षण देने का काम किया? दूसरी बात, क्या व्यक्तिगत स्तर पे मान लिया जाए कि व्यक्तिगत स्तर पे क्या पटना कलम को वो सम्मान मिला जो सम्मान मिलना चाहिए? नहीं मिला। तो नहीं मिला, ये भी तो पतन का कारण है। अब बात आता है परिणाम को लेकर के बात करते हैं। क्या बात करते हैं? परिणाम इसका क्या रहा है? हम इसको यहां बढ़ा के लिख देते हैं। ठीक है? परिणाम को लेकर के पटना कलम का परिणाम। अब परिणाम में देखेंगे, परिणाम में एक बात और जरूर करंट से ऐड करते रखिएगा। क्या रखिएगा? करंट से ऐड कर देना है। करंट ऐड कर देना, जैसे वर्तमान परिदृश्य में क्या करना है? वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान परिदृश्य में आपको पता होगा कि वर्तमान परिदृश्य में खासकर क्या होता है, अभी कोई भी सरकार जो है, मान लिया जाए कि आपका बिहार सरकार हो या भारत की सरकार है, जब वो जाती है बिहार सरकार, जब बिहार सरकार की अगर कोई केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर के कोई अगर अन्य राज्य के कोई नेता आते हैं, तो उनको वो कला भेंट किया जाता है।
ठीक है। या इवन अगर भारत सरकार अगर मान लिया जाए बाहर जाती है, तो अपने यहाँ देश की जो कला, प्रचलित कला है, उस कला को क्या करती है, वहाँ के विदेशी जो गणमान्य अतिथि होती है, एक्सीलेंसी होती है, उनको क्या करते हैं, उस चीज़ से सम्मानित करते हैं। सम्मानित करते हैं, ठीक है। तो यही वर्तमान परिदृश्य को क्या करना है, ऐड कर देना है। दूसरी बात, जब ये लिखेंगे तो बिहार के संदर्भ में विशेष तौर पे बात करना है। बिहार के संदर्भ में ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, समझिए आपका माइंड मैप तैयार हो रहा है। ये अगर ये भी आपके दिमाग में अगर याद है, मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में ये भी बातें तैयार है ना, तो आपको कोई भी प्रश्न लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इतने डिटेल तरीके से कोई कभी दिक्कत लगेगा कि हाँ सर मुझे रेखा रेखा बना हुआ है कि मुझे हाँ इस पॉइंट्स को ऐड करना है, इस पॉइंट्स को ऐड करना है, इस पॉइंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अब चलिए हम अब चलते हैं उस नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब आता है क्या सर, जब इतने बात को रख सकते, याद होगा ना कि हम पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं आगे, हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कला संरक्षण के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत प्रयास। ये भी लिखिए, कला संरक्षण के लिए सरकारी, अभी जस्ट मैं बोला हूं ना, सरकारी एवं व्यक्तिगत प्रयास। व्यक्तिगत प्रयास, ठीक है। अब देखेंगे सरकारी एवं व्यक्तिगत में लिख लेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, और क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय स्तर हो गया, राजकीय स्तर पे, राजकीय स्तर पे, यानी आपके राज्य सरकार क्या कर रही है इसके लिए, ठीक है। ये भी तो आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि आप जब ऑफिसर बनेंगे तो कल के डेट में हो सकता है कि आप ही को वो चीज सम्मानित करना पड़ेगा। तो आपका वो सम्मानित करने के पीछे का रीजन क्या होता है, वो सम्मानित अब क्यों करते हैं, क्योंकि आप अपनी वहां की जो संसाधन है, उस संसाधन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं कि उसके बारे में विदेश के लोग भी जाने। जैसे मान लिया जब देखिए कि अभी कई सारा इवेंट्स आपके बिहार में हुआ है, तो आपके राज्य के जो खासकर डिप्टी सीएम हैं, वो डिप्टी सीएम क्या करते हैं कि अपने जो आए हुए अतिथि को क्या करते हैं, उस चीज से सम्मानित करते हैं। आपके मुख्यमंत्री साहब क्या करते हैं, उन चीजों से सम्मानित करते हैं। तो वही चीजों को तो बात करना है हमको। अब नेक्स्ट आता है कि राजकीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे बात हो गई। जब राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पे बात हो जाता है, तब आप बात करेंगे क्या कि नेक्स्ट आपका मेन आता है कि निष्कर्ष में लास्ट में डालेंगे। क्या करेंगे, निष्कर्ष डालेंगे। और निष्कर्ष कभी भी होना चाहिए तो भविष्य उन्मुखी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भविष्य की ओर होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब कि भविष्य इसका कैसा दिख रहा है आपको, आपसे पूछा जाएगा। अगर मान लिया जाए आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन करें कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने भविष्य को लेकर क्या समझ रहे हैं कि पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं, आज पीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि हम ऑफिसर बनेंगे और हम अपना कुछ कंट्रीब्यूशन राज्य के डेवलपमेंट में अपना देंगे। तो यही तो है सर, कला में भी तो यही है कि आज कला का संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि कला के संरक्षण देने से राज्य के अंतर्गत क्या होगा कि डेवलपमेंट आएगा, आर्थिक विकास जुड़ेगी। आप जानते हैं कि कई आपके राज्य से जो है लोग हैं, जो कलाकार है, जिनको क्या पद्म पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार दिया गया है, उसमें हो सकता है कला के क्षेत्र में भी दिया होगा, तो उनका नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। अब लिख लीजिए पॉइंट बना करके कि वर्तमान में कला के क्षेत्र में जिनको अगर दिया गया हो पद्म पुरस्कार, उनका भी नाम मेंशन करना है, ठीक है। और दिया जाता है, ये बात याद रखिएगा, दिया जाता है तो उनका भी नाम क्या करना है, मेंशन कर देना है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जब देखेंगे आप, तो अब ये निष्कर्ष की ओर आपका कंप्लीट हो गया। इतने बात आपने क्या क्या देख लिया अभी आपने देखा कि एक विद्रोह, हम विद्रोह कर रही है हम लोग, ठीक है। संथाल विद्रोह आपने देखा, ठीक है। संथाल विद्रोह के देखने के बाद क्या किया आप कि इतिहास में एक क्वेश्चन आपका संथाल विद्रोह से ओवरऑल कंप्लीट में आपने देखा कि भूमिका, विद्रोह का कारण, किस किस तरीके से विद्रोह ये हो रहा है, विस्तार क्षेत्र हम लिख देंगे। यही मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि बिहार का जो है स्पेशल मैप जरूर बनाइए यहाँ पे, ठीक है। मैप जरूर मेंशन कीजिए, आप लिख लीजिए वहां पर कि मैप बनाना है मुझे, ठीक है। अब विशेषता में बात कर लिए, झारखंड के बारे में विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया वो उसके द्वारा, ठीक है। और उसके बाद असफलता के क्या क्या कारण थे उनसे पर बात कर लिए। एक दूसरा नंबर हम लोग क्या बात किए, पटना कलम को लेकर बात किए। पटना कलम, पटना कलम को, एक कलम क्लियर, एक विद्रोह क्लियर, और एक हम आपको आज जो सबसे रेलिवेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस रेलिवेंसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको एक बात बताते हैं। अभी
ठीक है। 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। ठीक है। अब इस क्रांति को ध्यान रखिए। अब हम इसमें देखते हैं इसका क्या मेरा माइंड में आप क्या होना चाहिए, इस माइंड में आपको आप रेखांकित करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला चीज, कोई भी चीज की स्टार्टिंग करने से पहले हमको लोगों को क्या करना पड़ता है, भूमिका एक भूमिका होना चाहिए मेरा पास। और मैं बाद में भूमिका भी आपको क्या एक बोलते हैं? जो एक बेहतरीन भूमिका कैसे होता है, भूमिका और निष्कर्ष पर हम लोग बात कर लेंगे, जो आपका कुल मिलाकर के एकदम से पहले तैयार रहेगा, एग्जाम में जाकर के डिटो लिख के आ जाना है। ठीक है, भूमिका आपका हो गया। जब भूमिका तैयार आपका हो गया 1857 की क्रांति का, तब आप क्या करेंगे कि अब आता है बात आपके दिमाग में कि हम सर उद्देश्य क्या था 1857 की क्रांति का, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है। अब बात आता है कि इसके बाद विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण आखिर 1857 की जो क्रांति का कारण क्या था, विद्रोह का कारण। ठीक है, कारण के बारे में जिक्र कर लेते हैं। अब इस कारण को देखेंगे तो कारण में भी कई सारे कारण है, आप जानते हैं। तत्कालीन कारण होता है एक, ठीक है, कारण है। फिर एक सामाजिक कारण होता है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लिया जाए कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी क्या कर रहे हैं कि आप 1-to-1 लाइव सेशन में क्या कर रहे हैं कि 70 बीपीएससी के लिए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि इतिहास हो गया, करंट हो जाएगा, डीआई हो गया, पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट है वो, और साथ ही में आप क्या करेंगे कि जो एससी वाला पेपर है, हम एससी वाले भी क्वेश्चंस को अभी दिखाएंगे कि 1-to-1 सेशन में मेंटोरशिप वाले प्रोग्राम में हम कितने बेहतरीन तरीके से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात आते हैं उसी पर, सामाजिक वाले पे। अब सामाजिक के साथ साथ क्या हो गया, आर्थिक हो जाएगा, आर्थिक हो गया, राजनीतिक कारण लिखेंगे आप। ठीक है, राजनीतिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण के बाद प्रशासनिक हो गया, प्रशासनिक कारण हो गया। ठीक है, इतनी चीज को मेंशन कीजिए। मेंशन करने बाद इसका स्वरूप क्या था सर, आखिर इस 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या है, स्वरूप क्या है। ठीक है, जब स्वरूप को मेंशन कर देंगे तब अब नेक्स्ट बात आता है विस्तार क्षेत्र। क्या आता है, विस्तार क्षेत्र। इसमें आप संपूर्ण भारत का बनाएंगे नक्शा। किसका बनाएंगे, भारत का मैप बनाएंगे। ठीक है, अब प्रॉपर भारत का जब मैप बनाएंगे तो आप इसको रेखांकित करेंगे कि कहां कहां पर क्या चीज था, इस तरीके से डॉटेड से। ठीक है, अब बात आता है कि जब ये विस्तार हो गया आपका, तो एक दो प्रकार से विस्तार आता है। अब ये भी कर ही लीजिए। जब एक हो गया भारत के स्तर पे, भारत के स्तर पे, एक हो गया आपका राज्य बिहार के स्तर पे, बिहार के स्तर पे। ठीक है, अच्छा बिहार के स्तर पे आएंगे तो बिहार का भी मैप क्या करेंगे आप लोग, बनाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, क्योंकि बिहार के बनाने से लगेगा कि ये बिहार से इसका इतना जानकारी है। अब बिहार वाला भी देख लिया और भारत के संदर्भ में भी देख लिए। अब जब बिहार में आते हैं तो हम आगे से और बताएंगे आपको कि और क्या क्या मेंशन कर सकते थे, हम वो अगले पार्ट में करेंगे। जब आप बात आता है कि ये, तो अब आता है क्या कि असफलता, प्रभाव इसका क्या था, क्या है, प्रभाव क्या है। आखिर कोई भी क्रांति का तो प्रभाव होता है ना। बोलिए, बोलते भी रहना है। समीम साहब, राकेश जी, काजल, समझ पा रहे हैं कि नहीं, या आपको कोई दिक्कत, आवाज में दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर। हाँ, प्रभाव, कोई भी क्रांति होता है उसका प्रभाव भी तो होता है। ठीक है, एक होता है तत्कालिक प्रभाव क्या हुआ, अदूरगामी प्रभाव क्या हुआ, तत्कालिक प्रभाव क्या हुआ, और दूरगामी क्या हुआ। ठीक है, दूरगामी प्रभाव क्या हुआ, आप इस चीज को भी मेंशन कर लेंगे। अब बात आता है कि इतना होने के बाद फिर भी लोग कहता है कि 1857 की क्रांति को असफलता का कारण क्या था। ठीक है, असफलता का कारण,
असफलता के कारण, ठीक है, कारण को जिक्र कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे, अब हम इसको क्या करते हैं, ऐसा करते हैं नीचे पार्ट में ऐड कर देते हैं जिससे कि और बेहतर रहेगा। परिणाम, कोई भी जानते हैं चीज का परिणाम होता है, दो प्रकार का परिणाम होता है, एक सकारात्मक परिणाम है और एक नकारात्मक परिणाम होता है, एक नकारात्मक ठीक है। दोनों चीज आप जानते हैं कि कोई भी योजना हो या कोई भी चीज हो, दो प्रकार का परिणाम और सकारात्मक और नकारात्मक होता है, परिणाम। ठीक है। जी। अब जब परिणाम कर देंगे तब आता है क्या कि इसी में इसका लास्ट में निष्कर्ष कर देंगे, ठीक है, निष्कर्ष कर देंगे। आपका आंसर ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब कहेंगे कि इसी में सर एक और चीज तो आप पढ़ा देते तो ज्यादा अच्छा रहता, कि 1857 की क्रांति का बिहार के पक्ष में, क्या बिहार के पक्ष में, ठीक है। बिहार का पक्ष का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे सर बिहार के पक्ष का मतलब क्या हुआ, कि 1857 की क्रांति जो है उसमें जो है खास तौर पर बिहार का क्या योगदान? कि बिहार का योगदान, और बिहार के योगदान में भी पूछा जाता है स्पेशली कि कुंवर सिंह की भूमिका, क्या पूछा जाता है, कुंवर सिंह की कि भूमिका। कुंवर सिंह की भूमिका, ठीक है। तो स्पेशली आप उसको भी तैयार करके अलग से रखेंगे कि कुंवर सिंह का व्यक्तिगत इसमें खासतौर पे योगदान क्या था, ठीक है, कुंवर सिंह का व्यक्तिगत योगदान क्या था, ठीक है। तो कुंवर सिंह के योगदान के बारे में आएंगे तो बिहार को लेकर के भी आप क्या करेंगे कि बिहार के संदर्भ में काम कर सकते हैं, बिहार के संदर्भ में लेकिन बिहार के संदर्भ में जानने से पहले दो चीज याद रखना है कि मेन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है कुंवर सिंह पर, कुंवर सिंह की भूमिका, कुंवर सिंह की भूमिका इस क्रांति में, ठीक है। कुंवर सिंह की भूमिका पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है, कुंवर सिंह का भूमिका या योगदान कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उस पर भी अब जब यही देखेंगे तो बिहार में पीर अली आपको पता है, राजा मेहंदी अली जो है, कई लोग हैं ना, जब बिहार के नाम में आता है तो बिहार में कई लोग भी है ना, पीर अली हो गया पटना वाले, राजा मेहंदी अली हो गया, मेहंदी अली, ठीक है। नवादा, कहाँ के रहने वाले थे, नवादा के रहने वाले थे, ठीक है। उसके बाद एक गया के रहने वाले थे, मौलवी अली करीम, मौलवी अली करीम, ठीक है। ये कहाँ के थे, गया के रहने वाले थे। वासिम अली पटना, ये वासिम अली जो है, वारिस अली, ये भी इनका भी योगदान आता है, ठीक है। वारिस अली हो गए, कहाँ के, ये पटना के हैं। कई लोग हैं, हैदर अली का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, हैदर अली से तो बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि राजगीर के रहने वाले थे, हैदर अली, ठीक है, राजगीर से रिलेटेड। ये प्रॉपर आपको बिहार का कुछ नाम बता दिए हम आपको कि 1857 की क्रांति में बेसिक तौर पे क्या हुआ है, इसका इनका जो है योगदान को आप लेकर के रेखांकित कर सकते हैं खास तौर पे, ठीक है। तो आपके पास नाम रहेगा ध्यान, तो कुछ कुछ स्तर पे क्या करेंगे, उनका विकिपीडिया भी डाल करके जो है ना, गूगल पे डाल करके उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेना है कि उनका जो है क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन 1857 की क्रांति में रहा और कहाँ कहाँ किस प्रकार से रहा। तो इतने नाम मैंने आपको कुल मिलाकर के मेंशन करवा दिया। साथ में कई प्रकार से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो आपका जो है कि देवघर के सलामत अली का भी नाम लिख लीजिए, हम छोड़ दिए हैं तो आप लिख लीजिए सलामत अली देवघर, सलामत अली देवघर, ठीक है। तो आप इनका भी, अच्छा, कहने का मेरा मतलब समझ गए ना सभी साहब, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राकेश सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, समझते नहीं है आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोग क्या करेंगे, उसका एक बार डाल देंगे विकिपीडिया गूगल करके, आप देख लेंगे कि उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगा कि हाँ इनका संबंध यहाँ से था, इस तरीके से था और क्या क्या काम किया। तो आपको ओवरऑल इन प्रश्न पर भी जानकारी मिल जाएगी। इंडिपेंडेंट जो क्वेश्चन बनेगा कुंवर सिंह के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में एक एक करके किन किन जो है आपको ब्रिटिशर्स ऑफिसर से झगड़ा इनका हुआ, ठीक है। उस किस कैसे अपने क्या कहते हैं यहाँ से शाहाबाद से निकल करके जो है सो इनका आगे की ओर कैसे बढ़ना हुआ, तो एक एक चीज करके जो है आप लोग उसका क्वेश्चन के ऊपर भी रेखांकित करते चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब बात आता है, अब हम चाहते हैं कुछ क्वेश्चन आपको और भी दिखा देना, और भी क्वेश्चन देखिए कि ध्यान में रहना चाहिए कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं सर, ये मेरा कहाँ तक काम आने वाला है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, बिहार प्राचीन काल से बिहार शिक्षा
और अध्यात्म का केंद्र रहा है। जैसे इसका नाम आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। विक्रमशिला का नाम रख सकते हैं, विक्रमशिला का। उदंतपुरी का नाम रख सकते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? उदनपुरी का नाम उदंतपुरी, भागलपुर में उदंतपुरी विश्वविद्यालय है, राजगीर में है, नालंदा में। क्या शरीफ पड़ता सर? कहाँ पड़ता है? क्या शरीफ नालंदा। हाँ वही मैं वही बोला, नालंदा में। तो उदंतपुरी भी रख सकते हैं। ये तीनों, यानी यही कहता है कि प्राचीन काल से बिहार क्या था, शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है। अच्छा, जब ये अध्यात्म का बात आ रहा है तो अध्यात्म के बारे में आप लिख सकते हैं, बोध गया का नाम लिख सकते हैं, एक आध्यात्मिक केंद्र रहा है, ठीक है। खासकर महावीर स्वामी उनको लेकर के, क्या कहते हैं, महात्मा बौद्ध को लेकर के, ठीक है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या करने के लिए आपके क्वेश्चन दे दिया। अच्छा, दूसरी बात इसमें समझिए कि 2 क्वेश्चन दिया है, ए और बी में अथवा लगा करके। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई आप ये लिखना चाहते तो ये लिख दीजिए, नहीं तो ये लिखना है तो ये लिख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? चंपारण नील आंदोलन। अब देखिए, सारे क्वेश्चन तो अभी एक साथ तो हो नहीं सकता है संभव, तो हम लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन प्रारूप जो बताने वाले हैं, आप अगर मान लिया जाए जो 3 चीज क्वेश्चन बताया है मैंने, 4 क्वेश्चन, अगर उसको उस बेसिस पर भी थोड़ा बहुत लिख देंगे ना, तो आपका समझिए आंसर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और उनके प्रभावों का वर्णन कीजिए, ठीक है। स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में बात कर देंगे या प्रभाव के बारे में। अभी देखिए, बार बार मैं प्रभाव लिख रहा हूं ना, यहां पर मेंशन कर रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात आता है, ये देखिए, अभी जस्ट मैंने अभी बात बोला है ना, ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण जो हुआ, योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा, आप कहेंगे सर आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब क्या होता है? आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब कि नकारात्मक बातें, जो निगेटिव फेज है, ये ज्यादा करनी है। क्या करना है? निगेटिव फेज ज्यादा करना है, ठीक है। आलोचनात्मक मतलब आप क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं, इसीलिए। और नकार पॉजिटिव चीजों को थोड़ा कम, इसके तुलना में कम करके दिखाना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन का उदारवादी चरण ये रहा है, आप जानते उदारवादी रहा है, और 2 आपके पास चरण रहा है, एक नरम दल और गरम दल का बात रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से उदारवादी चरण के बारे में बात कर रहा है, जो आप जानते हैं कि 1885 से बात किया जाए तो 1905 से 6 तक का जो रहा है, इसमें कुछ कुछ लोगों का जो उदारवादी चरण रहा है, उदारवादी, और दूसरा जानते हैं उग्रवादी है, ठीक है। अनुशीलन समिति सब का नाम इसमें आप लेकर रख सकते हैं, अनुशीलन समिति का रख सकते हैं, ठीक है। भगत सिंह का जितना भी उनका जो एचआरए रहा है, एचआरए का आप मेंशन कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। इससे भी आपका काम चल जाएगा। अब बात आता है सर, नेक्स्ट देखिए, आप नेक्स्ट वाले में क्या क्वेश्चन में, आप यही तो क्वेश्चन है, इससे जो हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे थे। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उनके प्रभाव को रेखांकित करना है आपको। बिहार में आधुनिक शिक्षा का के बारे में जितने भी डेवलपमेंट हुए, जैसे मान लिया जाए मेडिकल के फेज में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के आईआईटी का नाम लिख सकते हैं आप, एम्स का जो एम्स आपका है उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय अभी हाल ही में आप जानते हैं कि पटना कॉलेज का जो है क्या बनाया गया है, वर्षगांठ बनाया गया पटना कॉलेज का, वो स्थापना हुआ था, ठीक है। तो मतलब 1883 के आसपास जो पटना कॉलेज का स्थापना हुआ था, उसके पटना कॉलेज के बारे में बात कर लेंगे आप, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा के बारे में जितनी भी चीजें अभी वर्तमान से लेकर के, यानी जिस समय आपको बिहार का शिक्षा के केंद्र के बीच में आया, उसके बारे में एक एक करके क्या करना है, मेंशन करना है। अब देखिए इसके बाद खंड 2 में जो है, यही चीज को लेकर के क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन हो गया, तो करंट वाले क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, करंट वाले सेक्शन में बात कर लेंगे, ठीक है। करंट वाले पे बात कर लेंगे। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, करंट में भी बहुत आप कहेंगे ना कि अच्छा इसका अगर तुलना करें ना, तो आपको तुलना समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छा से। 68वीं में अभी आपने जो देखा, इस 68वीं के पेपर को, ये 68वीं का जो पेपर है, आप इस पेपर को देखिए सर, इस पेपर को देखिए आप, ये 68 का पेपर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, दोनों पेपर को दिखाते चलते हैं कि आपको लगना चाहिए कि सर मेरी तैयारी जो चल रही है कितने बेहतरीन तरीके से चल रही है, और मुझे एग्जाम की ओरिएंटेड तैयारी मेरी चली है। 68 का बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है।
अब जो आपने अभी जस्ट देखा 69 का, अब ये देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन था, यहां पर क्या क्वेश्चन है? भारत सरकार अधिनियम 1858। और अभी आप इसमें 69 वाले में क्या देखे हैं? यहां क्या क्वेश्चन था बताइए? वाला था सर। बिल्कुल। अभी जस्ट आपने क्वेश्चन देखा है ना कि 1892। तो आपके दिमाग में क्या आ गया पैटर्न? समझ रहे हैं ना सभी लोग कि आपके दिमाग में क्या पैटर्न आ गया कि 68वीं में पूछा है 1858 का और यहां पूछा 1892 का, तो आपको क्या तैयार करके रखना है? 1919 वाला पार्ट, 1935 वाला पार्ट। बात समझ पा रहे हैं? 1909, इससे पहले 1909 का पार्ट। बात समझ रहे हैं ना? 70वीं की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में तो आ जाना चाहिए ना कि सर यहां पर जो है 1858 से क्वेश्चन पूछा है और यहां पर जो है सो क्या पूछा है क्वेश्चन? 1892 क्वेश्चन किया है। तो अब मेरे दिमाग में आ चुका है कि सर मुझे 1909 तैयार करके रखना ही रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है सभी को? तो आप तैयार कर लेंगे। आपका यही होता वे फॉरवर्डिंग। अब यही समझो, यही समझो। अभी ये जो आप तैयारी कर रहे हो ना, अगर इस तरीके से कंपैरेटिवली तैयारी आपका चलता है ना, तो इससे वे फॉरवर्डिंग कहलाता कि नहीं अब मुझे अगला तैयारी किस तरीके से करना चाहिए। एक एक पेपर पर एनालिसिस, आप मेंस के पेपर पर एनालिसिस आप कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके पास जो 6 महीने का टाइम है, मैंने तो आपको मेंटरशिप वाले में बैच में तकरीबन सारे चीज में बता रखा हूं और यही तरीका मेरा करना भी रहता है कि मैं आपको जो एग्जाम के पेपर हुए हैं, मेन पेपर मूल प्रश्न पत्र है, उसके ऊपर इंफेसिस करके बात करना कि आपकी तैयारी किस दिशा में चलनी चाहिए। दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, कोई उसकी रणनीति नहीं है, कोई उसका दिशा विहीन तैयारी चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है अपने आप को, सांत्वना दे रहा है खुद को कि सर मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, लेकिन अंततः उसका रिजल्ट होता नहीं है। जब आप एक सही मेंटोर को चूज करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको लिखना कैसे चाहिए। आप एक बात बताइए, सभी से मैं पूछ रहा हूं, इवन सभी से। अभी काजल आपने जवाब दिया था ना? यस सर। तो आप अभी देखो बता रहे हैं कि अब ये चीज आप जो जो अभी मैंने जितने भी चीजों के बारे में लिखा समझाया आपको, आप खुद तैयार करने बैठते तो शायद हो सकता है कि टू दी लाइन नहीं हो पाता, कई चीजें छूट जाता आपको। लेकिन आपको करने से क्या हुआ कि आपका लग गया कि नहीं मुझे क्या क्या पॉइंट्स इस विद्रोह में, इस कला में, इस 1857 की क्रांति में मुझे मेंशन करने चाहिए थे। ठीक है, यही फायदा होता है। ठीक है, अब हम चलो अब आगे चलते हैं अपने प्रश्न के ऊपर कि अब आपको जो करना है 68वीं वाले में और पेपर दुख, बिरसा मुंडा यानी मुंडा विद्रोह, क्या आपने देखा? मुंडा। अभी क्या आपने पढ़ा? संथाल। अभी जस्ट मुंडा हो गया। समझ पा रहे हैं ना? मुंडा विद्रोह हो गया आपका। इस बार मुंडा पूछा है तो इस बार आपके सामने क्या पूछा है? संथाल पूछ लिया है। ठीक है, और यही अपने आप में क्या करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। और क्या पूछेगा? बहुत से बहुत वो क्या पूछ सकता है बताइए? यही तो दो मेन क्वेश्चन रहता है। दोनों को मिला के हाँ, कभी कभार ऐसा संभावना है, लेकिन आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे ना, तो आप देखेंगे स्वतंत्र क्वेश्चन बने हैं यहां से कि मुंडा पूछता है तो मुंडा पूछा है और संथाल पूछा है तो संथाल पूछा है। आपके सामने में है ना प्रश्न, अब देखिए ना, यह संथाल पूछ लिया है तो पिछले बार क्या पूछा है आपको? यहां पर मुंडा पूछा है। अब आता है नेक्स्ट, यहां पर देखिए नील विद्रोह पूछा है, यानी इंडिगो विद्रोह पूछा है, नील विद्रोह पूछा जो बंगाल वाला शुरुआत माना जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, तो ये यहां से पूछा है। अभी देखिए कला में पटना कलम पूछा है और यहां पर कौन कला पूछा? और मौर्य कला पूछा। देखो कितने क्रिस्टल क्लियर है, आप समझ पा रहे हो सभी लोग? एक तरफ पटना पूछ रहा है, एक तरफ अभी जस्ट मैं अभी बताया हूं आपको, पटना के बारे में बताया हूं ना। अब देखो आपका पटना तैयार होने का मतलब है कि आपकी 70वीं की कला वाला सेक्शन तैयार हो चुका है, आपका कला तैयार हो चुका है। ठीक है, कला तैयार हो चुका पटना के बारे में। ठीक है, तो यही चीजें हैं, जब चीजों को मेंशन करते हैं तो आपके समझ में आ जाता है कि सर मुझे तैयारी करने का अपने इंफेसिस ऑफ द टारगेट क्या होना चाहिए मुझे। अब देखो ये एक बात और, अभी देखो ई नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुहाओं का विकास। अभी आपने क्या देखा इसमें? गुफा से रिलेटेड क्वेश्चन था कि डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशियंट टाइम। अब यहां देखो क्या क्वेश्चन है, यहां पूछा है, अरे यार ये तो रिपीट कर दिया क्वेश्चन, केव पेंटिंग के बारे में है ईस्टर्न घाट इंडिया में,
एंशियंट पीरियड में, केव पेंटिंग, और यहां पर देखो क्या क्वेश्चन किया है कि डेवलपमेंट को, यानी कि केव में यहां पर पूरा का पूरा केव पूछा है, और यहां पर पूछा है क्या कि केव की में जो चित्रकारिता हुई है, गुफा चित्रकारिता, ठीक है, या गुफा कलात्मक कह सकते, जो भी कहिए। तो आप समझ लिए ना कि देखो, अगर मान लिया जाए आप अगर 68th के तैयार कर लिए लेते पेपर, तो आपका 69th का पेपर तो सर हो गया ना। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? सर आपके सामने में है ना कि आप जब एक तैयार करने का मतलब होता है कि एक चीज तैयार कर लेना, यानी एक तैयार करने का मतलब जब आप 68th वाले पेपर को देखेंगे तो एक पेपर ऑलरेडी आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। ये चीजों को मेंशन करनी है, और मेंशन करने के लिए बेसिकली तौर पे आप क्या काम करते हैं, वो आप एक एक पेपर को एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने का एक ही उद्देश्य होता है कि चीजों को एनालाइज करके नोट्स बना करके आगे की ओर अपने आप को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, यही चीजें हैं बेसिक तौर पे, और कोई बात नहीं होती है। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट टू बी नोटेड अपने टॉपिक के ऊपर। अब आपका 5 क्वेश्चन प्रॉपर वे में तैयार हो चुका है, 5 क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रॉपर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ेंगे, 68 वाले पेपर को देख रहे हैं, तो आप देखिए यहां पर जो पेपर आप यहां देखे हैं, इसलिए मैं कहता हूं पेपर पर दिमाग लगाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अभी वहां भी पूछा, यहां भी पूछा, यहां पूछा उदय के कारक, स्वतंत्रता संग्राम किस प्रकार की दिशा थी, समझ पा रहे हो? वहां पर भी तो यही पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी लोगों का विचार, उदारवादी लोगों का क्या, और यहां पर देखिए उदय के कारक पूछ लिया। आखिर उदय के पीछे का क्या रीजन रहा है, आपको कारक के बारे में जिक्र करना है, समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं सर। अब देखिए यहां पर जो अथवा में ब्रिटिश शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिहार में औपनिवेशिक तकनीकी शिक्षा के विकास की चर्चा कीजिए, ठीक है। बिहार में जो औपनिवेशिक शिक्षा तकनीकी शिक्षा, आप जानते हैं कि भी खासकर औपनिवेशिक शिक्षा के लिए जो बेसिक तौर पे जो ब्रिटिश, अच्छा ये आप समझ पा रहे हैं ये योजना क्यों लिखा है यहाँ पे, बताओ कोई एक व्यक्ति बताओ मुझे कि इस प्रश्न का भावार्थ बताओ, मैं देखता हूं कौन बताने के योग्य है। इस प्रश्न को बताइए क्या कहना चाहता है ये प्रश्न। अरे क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन बहुत टफ तो नहीं है। समीम साहब बताइए, आप कोई तो काजल बताओ। अरे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, रविंद्र बता सकते हो क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बताता हूं। आप लोग का इसका मतलब है कि एनालिसिस कमजोर है। दूसरी बात, आप लोग सही दिशा में आपकी तैयारी नहीं चल रही है, इसका मतलब है एक सही मेंटोर को तलाश कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जीवन यूं ही चल रहा है क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। और देखिए समय लगने से कुछ होता नहीं है, बेसिकली आपके पास ना नहीं नॉलेज आ पाता है, नई चीजों को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को क्या सर कहते हैं। मेरे इस पेज की जो नीति थी हाँ आप सबसे उसके बारे में, हाँ रविंद्र जी सबसे पहले आप एक कैमरा ऑन कीजिए, क्योंकि हम किससे बात कर रहे हैं समझ नहीं आता है, ये मुझे पता चलना चाहिए कि मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए, आप सामने में आइए, सामने में आकर के बात कीजिए। हाँ इस पेज की नीति 1854 और 1813 का जो चार्टर एक्ट जो था, इस दो योजना के तहत जो राशि खर्च करने की बात कही 1813 के चार्टर एक्ट में, ये हाँ 1813 का ही एक्ट था, इसमें शिक्षा पर 1 लाख, बिल्कुल बिल्कुल, और सही है बताइए, सर? और बताइए। साल याद आ रहा है। हाँ बताने की राकेश जी आप बताइए, राकेश जी आप बताइए। 1813 का हो गया सर, 1835 का बोला हम्म, अंग्रेजी शिक्षा वाला। हम्म। और कोई बताना चाहता है इस क्वेश्चन के ऊपर? सोचिए, देखिए आप ये मान के चलिए कि आपको जानकारी नहीं है, आप सर के सामने जिस प्रकार कहा जाता है कि डॉक्टर से किसी पेशेंट को अपनी वेदना नहीं छुपानी चाहिए, उसी प्रकार आप टीचर से अपनी बात को छुपा करके क्या कर लेंगे। आपको ओवरऑल ऑफिसर बनना है तो अपनी समस्या को बताना पड़ेगा कि सर व्यक्तिगत मेरी समस्या ये है,
तो और कोई बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, पढ़ करके बताइए। क्योंकि आपको प्रश्न करने हैं, आपको एग्जाम में लिखने हैं। आप 69th में लिखे या ना लिखे, आपको तो 17वीं में लिखने हैं ना। तो इस योजना से काम करिए कि आपको किसी भी सूरत में 69th का मेंस का 70 के मेंस का एग्जाम आपको लिखना है, ठीक है। और यही कारण है कि मैं मेंटोरशिप दे रहा हूं, और ये मेंटोरशिप में बेसिकली तौर पे एक एक चीज, जिस प्रकार आप रविंद्र जी देख रहे हैं ना, किस तरीके से एक एक चीज पर बात होती है, एक एक चीज पर, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी चीज का खोइया छुड़ा देना, यानी अब बादाम का खोइया छुड़ाने की जो बात आती है ना, वो खोइया छुड़ा करके काम होता है। नहीं, क्वेश्चन के ऊपर पर इतने ज्यादा रिसर्च करो कि आप अगर जब भी एग्जाम में जाओ तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। सेम प्रीलिम्स में भी चलता है और मेंस में भी चलता है, ठीक है। चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे या मैं आगे बढ़ूं? जवाब सिंह बताइए। हाँ ठीक, चलिए। तो अब बात आता है कि अब हम जब काम कर रहे हैं, तो अब इन चीजों को देखिए कि जब अब देखिए यहां क्या, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन। मेन चीज तो आप समझ में आ गया कि ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब होता है कि ब्रिटिश समय में जो खास तौर पे तकनीकी शिक्षा के लिए क्या ग्रोथ किया गया, खास करके कहां पे, बिहार में। आप कहेंगे तो अभी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, अभी जस्ट देखिए ऊपर वाले में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, सॉरी इस वाले में नहीं बल्कि 69th वाले में। आप 69 अभी जस्ट मैं बात करके आया हूं आपके साथ ना, कि 69th वाले पेपर में सेम क्वेश्चन तो यही तो था, तकनीकी वाले में। क्या देखना है वो भी देखो, सेम क्वेश्चन तो बात हो रही है, यही शिक्षा को लेकर के तो बात कर रहा है यहां पे, यही शिक्षा को लेकर के तो बातें चल रही थी आपके सामने में, ठीक है। तो यही चीजों को समझना है, क्योंकि जब आप समझेंगे तब जाकर के आपके बात में, दिमाग में लगता है कि देखो यहां क्या लिखा हुआ है, बिहार में आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा का मतलब क्या है, बेसिकली टेक्निकल ही तो है, टेक्निकल ही तो है, समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। यही टेक्निकल को लेकर के रेखांकित करने की, यहां पर भी डेवलप विकास को बात कर रहा है, डेवलपमेंट को लेकर के बात कर रहा है, और यहां पर क्या बात कर रहा है 68वीं में, ग्रोथ को लेकर के, अंडर द वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ये स्कीम जो लिखा है ना, स्कीम नहीं, ये नीति है, इसकी पॉलिसी है, क्या है, पॉलिसी की बात कर रहा है, पॉलिसी की बात कर रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, समझ पा रहे हैं। जितने भी पॉलिसी आया, आप अगर शुरुआत करें रेगुलेटिंग से लेकर के, रेगुलेटिंग से लेकर के आप यहां तक चले आइए, 1900 कहां तक, 35 तक चले आइए, समझ पा रहे रविंद्र जी, कि आप रेगुलेटिंग से 1773 से लेकर के आप 1935 तक ब्रिटिशर्स ने किन किन योजनाओं के माध्यम से, किन किन स्कीम्स के माध्यम से आपके बिहार में टेक्निकल एजुकेशन को, ग्रोथ को लेकर के काम किया उन्होंने, वही चीज को मेंशन करना है, यही बात है, ठीक है। यही चीज को लेकर के मेंशन पर, तो ये रेगुलेशन एक्ट से लेकर के, आपको रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 की एक्ट तक की जो तमाम चीजों को, डेवलपमेंट को लेकर के जो बात है, वो बात को मेंशन कर। अब बात आता है कि विकास पे चर्चा, प्रभाव की आलोचनात्मक। अब कहेंगे सर बताइए, अच्छा बताइए आप लोग से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं सभी से, बिहार को बंगाल से अलग क्यों करना पड़ा, बिहार को बंगाल से अलग क्यों करना पड़ा, बताओ। सॉरी, बंगाल का बंगाल को जो है, बंगाल से बिहार क्यों अलग हुआ, बताइए रविंद्र, बताइए आप। जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये बेसिक तौर पे, मेंस की क्लास है, प्रीलिम्स की क्लास नहीं है कि हम सर बताएंगे गलती हो जाएगा, मेंस में कोई गलती नहीं होता है। मैंने एक ने सैकड़ों कॉपियां देखी है, जिसमें आप कुछ भी लिख के आएंगे ना, मार्क्स मिलेगा आपको। अब ये मतलब दिमाग को जो है ना खोल के रखो कि सर हम लिखेंगे, और अब इतने भी गलत, मेंस में कुछ गलत नहीं होता है, पहली बात आप लोग ये दिमाग से हटा देंगे कि मेंस में गलत नहीं होता है, आप लिखेंगे और आपका सही होगा। आप ये बताओ कि बिहार को बंगाल से क्यों अलग करने पर खास करके क्यों जोर दिया गया, मेन तो सर इसका अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति पहली वर्जन की। अच्छा ठीक है, और आप कहां से, बिहार से हैं, हाँ।
तो आपके दिमाग में ये बात छोटी बात रहनी चाहिए कि आखिर आपका बिहार जो अलग हुआ, आपका जो बिहार जो एक स्वतंत्र राज्य बना, जो उस स्वतंत्र राज्य बनने के पीछे की इतिहास की जानकारी आपको रखनी रहनी चाहिए। जब मैं खास तौर पे क्लास लेता हूं तो इन चीजों की छोटी जानकारी तो होनी चाहिए कि आखिर क्यों, मेरा बेसिस क्या है, किन किन चीजों पे हमारा बिहार बंगाल से किन की। देखिए सबसे पहली बात, आप जानते हैं कि शिक्षा का जो जितने भी केंद्र था वो बिहार में ना करके बंगाल में केंद्रित होते होते चला गया। रोजगार की अगर बात करेंगे तो रोजगार को लेकर के भी हमारे बिहारियों के साथ क्या होता था, भाषा के स्तर पे हो, क्योंकि बिहार में जानते हैं बिहारी भाषा, बिहारी लैंग्वेज अलग है। अब जानते हैं खासकर भागलपुर के क्षेत्र को देखें तो भागलपुर में क्या है, अंगिका भाषा बोली जाती है। अब या गया वाला से क्षेत्र, गया पटना को देखें तो गया वाला जो उस क्षेत्र के दौरान में आता है वो मगध भाषा बोलते हैं। उसके बाद पश्चिमी चंपारण या सीवान छपरा को देखें तो उसमें भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगर उधर दरभंगा समस्तीपुर क्या कहते हैं मधुबनी को देखें तो वहां पर आपको मैथिली भाषा मिल जाएगा। ठीक है, तो भाषा के स्तर पर भी क्या है, अलग अलग बातें हैं। अगर बंगाल में क्या था कि बंगाल में बंगाली भाषा थी, तो बंगाली भाषा के कारण भी वहां पर लगा बिहार के जो भी हमारे क्रांतिकारी लोग थे या बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनको लगा कि यार हमारा तो शोषण हो रहा है, जो रोजगार में केंद्रन डायरेक्ट होना चाहिए वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे राज्य में देता ही नहीं है ही नहीं। जो भी चीज है ब्रिटिशर्स के द्वारा वो कहां पर फाउंडेशन डाला जा रहा है, बंगाल में डाला जा रहा है, बिहार में डाला नहीं जा रहा है। तो इससे ओवरऑल क्या हुआ, इससे ओवरऑल लगा कि इससे तो मेरा कहीं ना कहीं बिहारियों को हानि हो रही है। ठीक है, और यही सब चीज को लेकर के बिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, चिंतनशील प्राणी थे, उन्होंने अपनी विचार को उठाते 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 क्या किया, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य अंततः 1912 में क्या हो गया, आपका चीजें बन के तैयार हो गया। तो यही चीज को लेकर के आप क्या करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन हो गया, रोजगार हो गया, विकास हो गया, हर चीजों के ऊपर क्या करेंगे, मेंशन करके हम लोग बात कर लेंगे। यही इसका आलोचना में अभी जस्ट मैं बताया हूं, निगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को क्या करना है, इसमें ज्यादा करके बताना है, इसमें कम करके बात करनी है। यही चीज आप देखेंगे तो प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों को लेकर के बात आ रही है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात अब देखेंगे 17वीं का, अभी आपको पता है कि श्री राम जन्मभूमि जो है श्री राम का बन रहा है, तो मंदिर से रिलेटेड जो है खासतौर पे आपसे पूछ लेगा। मंदिर शैली 3 प्रकार की शैली होती है, बताया आप लोग को, मंदिर शैली पता है ना, नागर हो गया, बेसर हो गया और द्रविड़ हो गया। ठीक है, द्रविड़ हो गया। तो ये चीज को लेकर अब अभी पता होगा, तो इन चीजों को लेकर के भी आपको जानकारी, यहां पर देखिए क्या लिखा है, प्राचीन काल में उत्तर भारत में मंदिरों के विकास का, तो मंदिर के विकास आएगा उत्तर भारत में तो आपको तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा ना, नागर शैली। यही चीज है सर, जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौर में आपके पास एक एक चीज का क्या होना चाहिए, डेवलपिंग रहनी चाहिए, कई चीजें दिमाग में। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे अभी देखिए सभी को बताए हैं कि खास करके क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का अभी जस्ट मैं बात किया हूं आप लोग के साथ ना, अभी देखो, अभी प्रूफ के तौर पे भी आप देख सकते हो, जस्ट मैं अभी बात किया हूं कि आप क्या कर सकते हो, गांधी रविंद्रनाथ टैगोर, पटेल और नेहरू और पटेल के बारे में हम अभी बात किए हैं, है ना। अभी आप देखो, अभी जस्ट आपके सामने अभी जो मैंने बात की है रविंद्रनाथ टैगोर का को लेकर के, अभी जस्ट आपके सामने वो चीज क्लास आ गया। ठीक है, तो तैयारी का ये होना चाहिए, जब विस्तृत आप उनसे तैयारी करते हैं जो खुद उन स्तरों को क्रैक करके पास करके देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ, समझा हुआ, बूझा हुआ है, तो आपका क्या होता है, तैयार बेहतर हो जाता है। क्या हो जाता है, बेहतर तैयारी हो जाती है, और यही तैयारी का मेन मकसद होता है। ठीक है, चलिए अब आज हम क्या करते हैं, आज के क्लास को जो है बेसिक तौर पे हम आज क्या किया कि विस्तृत तौर पे बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया, आज हम देखने की कोशिश किए। समीम साहब वीडियो ऑन कीजिए सभी लोग। अच्छा बताइए कि आज के प्रॉपर क्लास में जितने चीजों को मैंने मेंशन किया, उस मेंशन में आप लोगों ने क्या क्या सीखा, क्वेश्चन जो जितने पैटर्न पे बताए थे वो पैटर्न पे आप लोग काम किए, लिखे। सबसे पहले तो इस पर जो है ना सर, यस ईयर का क्वेश्चन पर ही मेंशन करना होगा। बिल्कुल, इसीलिए इसी कारण इतिहास के जितने भी क्वेश्चन थे, इतिहास के प्रॉपर जितने भी क्वेश्चन थे, प्रॉपर मैंने 68 का भी क्वेश्चन
और 69 के भी क्वेश्चन को रेखांकित करके प्रयास करवाया कि देखिए कि क्वेश्चन का तुलनात्मक अध्ययन कैसे करेंगे हम लोग, और तुलनात्मक अध्ययन जब करते हैं तो 70वीं की तैयारी आपकी कैसी होने वाली है। और अभी से आप अगर 70वीं की तैयारी का मेंस और प्री के लेवल पे अगर जिस प्रकार मेंटरशिप में मेरे साथ आप लोग कर रहे हैं, समझिए कि आप लोग को एक एक क्वेश्चन पहले से आप लोग को तैयार हूबहू मिलेगा। आपको एग्जाम में लगेगा कि मुझे सिर्फ जाकर के उल्टी करनी है, कहते हैं ना कि आप लोग पहले से पचा लेना है, जाकर के कॉपी पर अपने कलम के इंक के माध्यम से वॉमिटिंग कर देनी है, कलम के माध्यम से वॉमिटिंग करनी है। और बताइए, ठीक है रविंद्र जी, आप बताइए कि कैसा क्लास लगा। अच्छा लगा सर। ठीक है, ठीक है, तैयारी आप मतलब कंटिन्यू चीजों को जारी रख सकते हैं। आपको तो पता ही है कि सारा चीजों को एक एक मेंस के स्तर पर भी जो खासकर 1-to-1 सेशन मेरा चलता है, और 1-to-1 सेशन में भी आप अपने आप को इनरोल करके चीजों को क्या कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं। मेन बेसिक तौर पर देखिए, अभी आपके पास 70वीं के लिए समय है, आपके पास समय है, तो उस समय में सही उपयोग नहीं करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, ओवरऑल आपका समय चला जाएगा। मेंस तैयार रहेगा, प्री जिस प्रकार हम सारे मेंटरशिप के स्टूडेंट को करवा रहे हैं आप करते चले जाएंगे, आपका वैसे भी क्या हो जाएगा, तैयारी कंटिन्यू बेहतर आपका हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज होना भी चाहिए ना कि आपका इस मेंटरशिप के लिए क्या चीज है। ठीक है, अब यही तो मेन फायदा है। और अब जो भी अगर आपको कभी लगे तो आप मेरा, अच्छा आपका किस माध्यम से आप मुझसे जुड़े हुए हैं रविंद्र जी, कैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से? अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आज के क्लास के लिए जो है क्या गुड नाइट किया जाए सभी को? ठीक है, और राकेश समीम साहब, आप जो है आंसर सेंड कीजिए। जैसे आज मैंने जितने भी टॉपिक आपको बताया, जो चीज आपको बताए हैं, आप उसका क्या कीजिए, आंसर सेंड करेंगे तो आपके अंदर, लेकिन कुछ मैं आपको अगेन बता रहा हूं, आप एक बात बार बार याद रखिएगा सभी लोग, एक बार में नहीं होगा सर। आप लोग याद रखिए, एक बार में कभी नहीं होती तैयारी, धीरे धीरे ही सही काम शुरू कीजिए। आप देख के ही सही, लेकिन काम शुरू कीजिए, नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सर हम कल भेजेंगे आंसर। टेलीग्राम से ग्रुप बस जो है ना सेंड मैंने सेंड कर दिया है आपको समीर साहब, मैंने आपको सेंड किया हुआ है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हम अच्छा ठीक है, हम आपसे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए सभी को गुड नाइट। ठीक है एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।